हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आई थिंक यू ऑल आर हेल्दी और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है गोविंद पाटीदार और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वेक्टर्स। तो बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में स्केलर और वेक्टर क्या होता है देखा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखा था और एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखा था। तो आई थिंक ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। और आज हम जो देखने वाले हैं वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बारे में देखेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशंस और उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ओके। तो बच्चों, हालांकि आपको हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ टॉपिक से ना मिले, बट वेक्टर का एप्लीकेशन बहुत वाइड है हर यूनिट में। आप चाहे मैकेनिक्स की बात कर ले, आप इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर ले, मैग्नेटिज्म की बात कर ले, आप पूरे फिजिक्स में बात कर ले, वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के जो टॉपिक है, स्पेशली आज के जो टॉपिक्स है, वो आपको पूरे फिजिक्स में काम आने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा, बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ और बहुत डीप भी लेके जाने वाला हूँ। ओके, तो आइए देखते हैं पोजिशन वेक्टर। तो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग पोजिशन वेक्टर वी शुड नो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। ओके, तो ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा जेड एक्सिस हो गया। ओके, तीन एक्सिस हम लोगों ने मान ली, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा, उनकी डायरेक्शंस मान ली। अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि मुझे एक्स डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करना है, वाई डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करना है, जेड डायरेक्शन में किसी वेक्टर को डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि मैं किसी ए वेक्टर को उसके मैं किसी मैं किसी ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर से डिफाइन कर सकता हूँ। हाँ या ना? सबको पता है, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, किसी ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता था? मेरा जो ए वेक्टर जो होता था, ये होता था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। और मेरा ए कैप जो होता था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ओके। अब जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, किसी भी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन देता है, और वो डायरेक्शन क्या होगा? जो उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करने वाले हैं। एक्स डायरेक्शन में हम लोग आई कैप बोलेंगे, वाई डायरेक्शन में हम लोग इसी को जे कैप बोलेंगे, और जेड डायरेक्शन में हम लोग इसी को के कैप बोलेंगे। नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, तो हम लोग को यही लेके चलना है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा जो आई कैप हो गया वो क्या हो गया? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ, इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप। वैसे ही जे कैप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ऐसे ही मेरा के कैप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हम लोगों ने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। आइए इसका यूज़ क्या होने वाला है। हम लोग यहाँ पे अब डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर को। ओके, तो ये मेरा कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। ये मेरा ओरिजिन ओ है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। बच्चों, ओरिजिन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जब भी आप पोजीशन वेक्टर लिखें, ओरिजिन का ध्यान रखें। ओके, एक्स कोमा वाई का मतलब क्या है कि मेरा एक्स एक्सिस में ये जो कोऑर्डिनेट है मेरा एक्स एक्सिस में कुछ ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक। और वाई एक्सिस में अगर मैं चलूँगा तो कुछ वाई डिस्टेंस में कवर किया। इसका मतलब यही हुआ कोऑर्डिनेट का। अब अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट का मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों? ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करिए टूवर्ड्स दैट पॉइंट, फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट,
एक वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम टेल टू हेड, फ्रॉम टेल टू हेड। अब ये वेक्टर रहेगा, जो मेरा आर वेक्टर है, यही कहलाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। तो मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करता हूँ, जो कि मेरा ओ ए वेक्टर है, और उसे मैं लिखूंगा, ये देखो x माइनस 0, तो x हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। चलो लिख लेते हैं, x माइनस 0 आई के प्लस वाई माइनस 0 जे के। तो यहाँ पे मेरा आर वेक्टर जो है वो हो जाएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2D में आपको डिफाइन किया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। और पोजीशन वेक्टर जो होता है, अगर मैं बोलूँ कि आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के, ये क्या है? ये किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस है, किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, एक्स एक्सिस में एक्स चला, वाई एक्सिस में वाई चला। एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड एक्स था, मैग्नीट्यूड क्या था? एक्स था। तो मुझे वेक्टोरियली अगर इसको लिखना है एक्स डायरेक्शन में, तो मैंने क्या किया, आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, वही यहाँ लिखा है। वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड क्या था? वाई था, मैंने उसको क्या किया, वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, वही यहाँ लिखा है। अरे हाँ या ना, पूरा अच्छे से समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब हम लोग 2D में डिफाइन किया था, यही हम लोग 3D में लिखेंगे कि अगर 3 डायमेंशन में अगर मेरे को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। ओके, ये मेरा x हो गया, ये मेरा z हो गया। तो बच्चों यहाँ पे कोई ये पॉइंट है मेरा a पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z। ठीक है, x एक्सिस जिससे हम लोगों ने अभी देखा, उधर जो देखा था ना अभी, कि x एक्सिस में कैसे चल रहा था, x चल रहा था, y एक्सिस में कैसे चल रहा था, y चल रहा था, वैसे ही सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही होगा। x एक्सिस में चलेगा x, y में y और z में z। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा होगा, अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्स जेड प्लेन में कुछ ऐसा आने वाला है। तो यहाँ से ये कुछ इतना जेड डायरेक्शन में चला है, इतना ये एक्स में चला है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओरिजिन है मेरा 0,0,0, और यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक ये वाई में चला है। ये इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ से आप इसको हालांकि इधर भी मिला सकते हैं अगर चाहे तो। ये 3 पॉइंट में डिफाइन कर दिया एक्स, वाई और जेड, और इसीलिए इस पॉइंट को x, y, z बोला। अब मुझे अगर इस r वेक्टर को डिफाइन करना है जो कि मेरा पोजीशन वेक्टर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा r वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, o फ्रॉम o टू a, टेल टू हेड डायरेक्शन रहने वाला है। तो ओ ए वेक्टर को मैं डिफाइन करूंगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। अरे हाँ या ना, समझ में आया? ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले आप इसको देखिए, नीड क्या थी रिजोल्यूशन करने का, वेक्टर्स को रिजोल्व करने का जरूरत क्या था। तो आप इसको देखिए, ये यहाँ पे कुछ ऐसा जाते हुए दिख रहा है और ये इसको इस तरफ खींचता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक बकेट है जो कि आपको दिख नहीं रही है, जिसमें पानी भरा हुआ है। तो बच्चों ये फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन बकेट इस डायरेक्शन में जा रहा है। फोर्स इस डायरेक्शन में है, बकेट इस डायरेक्शन। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो यही जानने के लिए हम लोग रिजोल्व करेंगे इसको, कि इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो कि इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। इस फोर्स का जो कि ये बंदर लगा रहा है, जो कि ये व्यक्ति लगा रहा है, बंदर नहीं हालांकि व्यक्ति है हमारी तरफ, तो जो लगा रहा है फोर्स, उसका कौन सा कंपोनेंट है जो कि ऊपर की तरफ इसको लेके जा रहा है। इसीलिए हम लोग फोर्सेस को रिजोल्व करना सीखे, ताकि हम लोग एग्जैक्ट पता लगा पाए कि कितना फोर्स नीडेड है पर्पस फुलफिल होने में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, अगर डेफिनेशन पे जाओगे, व्हेन वेक्टर इज ब्रोकन डाउन इन कंपोनेंट्स, जब किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ये मेरा कोई ए वेक्टर है, ठीक है, अब ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, ए ही होने वाला है। ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ए। ठीक है, ये कोई ए पॉइंट है,
ये कोई ओ पॉइंट है। ओके, अब बच्चों ये कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसका ये हाइपोटेनियस है, ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, थीटा से लगा हुआ बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अब मैं ये भी पढ़ा हूँ कि कोस थीटा मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, ये सबको पता है। यहां से अगर मैं बोलूं कि b बराबर एच कोस थीटा, b बराबर एच कोस थीटा, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब जो मेरा h है बच्चों, वही तो एक है, a का जो मैग्नीट्यूड है वही तो मेरा h है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर वेक्टर नहीं लगाया। अगर आपको एज अ वेक्टर क्वांटिटी इसको डिफाइन करना है तो ऊपर एरो लगाएंगे, हम लोग पढ़े थे। ओके, तो यहाँ पे मैं b को लिखने वाला हूँ a कोस थीटा, b को लिखने वाला हूँ a कोस थीटा, जो कि सही है, एकदम सही है। यहाँ पे इसका अगर कंपोनेंट लूंगा मैं इस तरफ तो ये आएगा b कोस थीटा, b कोस थीटा, और इस तरफ अगर लूंगा तो ये आएगा, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और यहाँ से मैं साइन थीटा बराबर लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ से मेरा p जो निकल के आएगा वो आएगा h साइन थीटा, जो कि मेरा है a साइन थीटा। हाँ या ना? यस, यस यही होने वाला है। ठीक है, तो ये जो मेरा हो गया वो हो गया मेरा a साइन थीटा। तो हम लोग जो ये लिखे हैं a कोस थीटा b कोस थीटा a साइन थीटा, यही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, यही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। हम लोगों ने किसी a वेक्टर को x एक्सिस में लिख दिया जिसका मैग्नीट्यूड है b कोस थीटा, और y एक्सिस में लिखा जिसका मैग्नीट्यूड है a साइन थीटा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहां पे इसका जो हम लोगों ने इसको लिखा है, इसको जो हम लोगों ने लिखा है a साइन थीटा और b कोस थीटा, अगर कोई मेरे को बोले कि ये a वेक्टर है जो एंगल थीटा पे था जिसका मैग्नीट्यूड a था, अगर कोई मुझे बोले कि इसको i और j के की टर्म में लिखो, तो इसको मैं आराम से ऐसे लिख सकता हूँ, a वेक्टर इज इक्वल टू, ये बच्चों a होने वाला है ना, पीछे भी शायद a है, b हो गया, ये a होने वाला है। ठीक है, अब सही, अब करेक्ट है, यहाँ भी है, ठीक है, अब करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको a कोस थीटा आई कैप, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था अगर मुझे x एक्सिस में अगर मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन लिखने के लिए मैं a कैप से उसका मल्टीप्लाई करूंगा, और ये हो जाएगा a साइन थीटा j कैप। अरे हाँ या ना? तो ऐसे मैं इसको आई कैप और j कैप की टर्म में लिख सकता हूँ। समझ में आया? अच्छा था, बढ़िया। आगे हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल जो कि आपकी जेईई मेंस में आया हुआ है, आपके जेईई मेंस में आया हुआ है बच्चों ये क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। यहाँ पे बोला है कोई वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है जो कि y एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट हो रहे होंगे। जो y कंपोनेंट है अभी पढ़ा था जो कि a कोस थीटा होने वाला है, a कोस थीटा, क्योंकि बच्चों देखो हम लोगों ने वहाँ पे जो पढ़ा था, हम लोगों ने वहाँ जो पढ़ा था वो कुछ ऐसा था, थीटा, ये हम लोगों ने x कंपोनेंट को ये a वेक्टर था a कोस थीटा लिखा था, और y कंपोनेंट को a साइन थीटा लिखा था। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो y एक्सिस से दिया है, यही तो लोचा है।
या तो आप इसको 90 माइनस 30 करके इसको 60 कर लीजिए, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा याद रखना है, हमें हमेशा याद रखना है कंपोनेंट विथ एंगल थीटा, वो क्या होगा आपका ए कोस थीटा होगा। हमेशा ही कोस थीटा का कंपोनेंट होने वाला है जो कि आपके थीटा एंगल से जुड़ा है। तो यहाँ पे ए कोस थीटा ये होने वाला है क्योंकि इससे थीटा एंगल जुड़ा है, ठीक है। और ये होने वाला है मेरा ए साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ए कोस थीटा की वैल्यू मुझे दी है 2√3, यहाँ दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट यानी ए कोस थीटा मुझे दिया है 2√3, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो ए कोस 30 अगर मैं यहाँ करूँगा 30 डिग्री बराबर 2√3। तो यहाँ से मेरा बच्चों ए मल्टीप्लाई बाई कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 फटाफट √3/2, और ये हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, और यहाँ पे मेरा जो ए जो निकल के आएगा, यहाँ पे मेरा जो ए जो निकल के आएगा वो आएगा 4, 2 2 जा 4, ईजी है। ओके, अब मेरे से पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, यहाँ से ए साइन थीटा, ए साइन थीटा कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड पता है 4, साइन थीटा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो यहाँ से मेरा एक्स कॉम्पोनेंट निकल के जो आएगा, एक्स कॉम्पोनेंट जो आएगा वो आएगा जो कि ए साइन थीटा था, और जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली है जो कि 2 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक्स कॉम्पोनेंट आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जैसे कि अभी वहाँ पे बताया था कि किसी वेक्टर को हम लोग ए आई कैप और जे कैप की टर्म में लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं ए वेक्टर को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, यहाँ पे मुझे वाई कॉम्पोनेंट है 2√3, एक्स कॉम्पोनेंट है 2, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा 2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप। हाँ या ना, मज़ा आ गया, ठीक है बच्चों, मज़ा आ गया, क्योंकि केवल हमसे तो कंपोनेंट पूछा था लेकिन हम तो वेक्टर ही लिख डाले कि ये ए वेक्टर को हम लोग ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि देखते ही पता चलेगा एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट 2√3 है, मैग्नीट्यूड 2 और 2√3 है, क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोग आई कैप और जे कैप से दिए हैं। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक बॉब है, एक पेंडुलम है, कॉनिकल पेंडुलम है, जहाँ पे बॉब है जिसका मास m है, ओके, जिसका मास है m मास का बॉब यहाँ पे ये है। ओके, अब यहाँ पे पूछा है कि रिजोल्व करना है मुझे फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास m। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो फोर्स जो लग रहा होगा वो कौन सा होगा, टेंशन फोर्स लग रहा होगा। अभी टेंशन नहीं लेने का कि टेंशन फोर्स पता नहीं है, एक वेक्टर ट्रीट करो, एक वेक्टर ट्रीट करो, जब आगे आप लोग पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। तो यहाँ पे अभी अज्यूम करो कि एक वेक्टर इधर लग रहा है, लगता है अगर कोई वायर रहता है उसमें टेंशन फोर्स आता है, जिन लोगों ने पढ़ा उनको पता है, ठीक है। एक ये तो हमें सबको पता है कि हम जब भी वजन तुलवाने जाते हैं वेइंग मशीन पे तो mg फोर्स नीचे की तरफ लगता है, हाँ या ना, ठीक है। तो इस तरफ mg फोर्स लग रहा है, इधर टेंशन फोर्स लग रहा है। अब बच्चों ये यहाँ पे जो बॉब है ये कुछ ऐसा मोशन करने वाला है, ये कुछ ऐसा मोशन करने वाला है। यहाँ पे ये देखिए, ये अगर सर्कुल, ये एक सर्कल है तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे घूमने वाला है, ऐसे ऐसे कॉनिकल शेप में, इसीलिए इसको कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस सर्कल में घूमने वाला है, ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको डार्क शेडेड, इस सर्कल में ये घूमने वाला है, ठीक है। और ये यहाँ से कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, तो ये ऐसा कुछ बनने वाला है। अब इसको आइए देखते हैं क्या करना है। अब इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये आपका सही से नहीं बना है,
ओके, तो यहाँ पे यार, ओके कोई बात नहीं बच्चों, सही से लाइन नहीं खींच पा रहे हैं, अब आ जाएगा। यस एग्जैक्ट, ये कॉनिकल पेंडुलम है, ये बोब ऐसे कुछ घूमने वाला है, ये एंगल थीटा है। अब ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने भी देखा कि एक mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब मुझे रिजोल्व करना है, तो बच्चों मैं किसको रिजोल्व करूँगा? सोचिए, मैं यहाँ पे t को रिजोल्व करूँ या mg को रिजोल्व करूँ, वो डिपेंड करेगा कि मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस क्या है, आपको पूछना चाहिए कि सर एक वेक्टर इधर आपने बोल दिया कि फोर्स समझ में ना आए इसे वेक्टर रेट कर लो, एक टी वेक्टर इधर हो गया, ठीक है, mg वेक्टर नीचे हो गया, ठीक है, पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? बिफोर रिजोल्विंग एनी वेक्टर यू हैव टू थिंक पर्पस क्या है, तभी रिजोल्व कर पाओगे, अदरवाइज गलत कर जाओगे। तो यहाँ पे आपको यही समझाना है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स नीडेड होता है, सेंटर की तरफ उसको एक फोर्स चाहिए, तभी वो सर्कुलर मोशन में घूम पाएगा। ये आप लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे आगे जाके, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सेंटर पे फोर्स चाहिए, तो मैं इस टी को रिजोल्व करूँगा, इस टी को रिजोल्व करूँगा तो इसका थीटा वाला कंपोनेंट टी कोस थीटा हो जाएगा, और इधर में ये देगा मुझे टी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि टी कोस थीटा जो है वो तो मेरा mg के बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्टेट पे, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। बट यहाँ पे जो टी साइन थीटा है वही मुझे सेंटर की तरफ जो फोर्स नीडेड है वो दे रहा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको वेक्टर की फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। हम लोग मैग्नीट्यूड को इक्वेट किए हैं, ठीक है, डायरेक्शन तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि किस तरफ है। ओके, तो ठीक है, इसको जब भी किसी भी फोर्स को रिजोल्व करें तो एक पॉइंट ध्यान में रखें कि पर्पस क्या है, फुलफिल होना चाहिए। और ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं थी कि मैं टी को ही रिजोल्व करूं, क्योंकि वेक्टर कैन बी रिजोल्व इन इनफाइनाइट वेज। इनफाइनाइट तरीके से आप किसी एक वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, उसके अलॉन्ग उस फोर्स के दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक कोस थीटा हो जाता है, थीटा के साथ वाला कोस थीटा, ऑपोजिट वाला साइन थीटा हो जाता है। तो ऐसा कोई सा भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लूंगा, भैया 360 डिग्री में कितने सारे प्लेन आ जाएंगे जो कि दो परपेंडिकुलर रहेंगे, तो करने को तो कहीं भी रिजोल्व कर सकता हूं, लेकिन पर्पस फुलफिल होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक ये चीज आपको यहाँ पे याद रहेगा। अब हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर एडिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। क्यों है इंपॉर्टेंट टॉपिक? क्योंकि बच्चों हम लोग जब स्केलर और वेक्टर देखे थे तो किसी वेक्टर को वेक्टर बोलने के लिए तीन चीज़ें नीडेड थी। पहला था मैग्नीट्यूड, दूसरा था डायरेक्शन, और अगर आपको याद आ रहा हो तो तीसरा जो था वो था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसको फॉलो करना चाहिए। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है तो मैं बोलूंगा कि वो वेक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि अगर मैं किसी दो स्केलर को अगर ऐड करूँ तो कैसे करूँगा। अगर मेरे पास 2 kg एप्पल है और 2 kg मैंगोज है, ये एप्पल है, ये मैंगोज है। अब मेरे को बोले कोई टोटल फ्रूट्स कितना हुआ, टोटल चाहिए मेरे को, तो ये हो जाएगा टोटल इज इक्वल टू 2 + 2 = 4 किलोग्राम। यही बोलोगे, जो कि एक बेसिक अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। जो मैंने 2 + 2 किया, ये क्या है, बेसिक अलजेब्रा। बट अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूँ कि इस बॉडी पे इधर 2 न्यूटन फोर्स लग रहा था, इधर 4 न्यूटन फोर्स लग रहा था, अब ऐड कर लो इसे, ले आओ 2 या फिर ले आओ 6, या तो माइनस कर लो या प्लस कर लो। तो इसके लिए भी हम लोगों को वेक्टर एडिशन का जरूरत पड़ा। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा
कि वेक्टर एडिशन का नीड क्यों हुआ। ओके, अब बच्चों वेक्टर एडिशन के लिए हम लोग के पास ट्रायंगल लॉ है, और भी है, हालांकि पैरेललोग्राम है, पॉलीगन लॉ है, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि अगर कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर है जिसको मैं टेल टू हेड लिखूंगा, दूसरे वेक्टर को मैं फिर से टेल टू हेड लिखूंगा, और अगर तीसरे वेक्टर को मैं टेल टू हेड न लिख के हेड टू टेल लिख दूं, ये हो गया ना हेड टू टेल। अगर इस सर्कल में जाऊंगा, अगर मैं ऐसे अगर घूमूंगा तो ये क्या हो गया, टेल टू हेड और हेड टू टेल। ओके, तो ये अगर बी वेक्टर है तो जो थर्ड वेक्टर जो है वो मुझे रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट देने वाला है। इतना शायद समझ में आया होगा आसान भाषा में। यहाँ पे चलो डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट अलोंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दो साइड्स पे रखे हैं ट्रायंगल का, इन एन ऑर्डर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, सेम ऑर्डर में, ऐसा नहीं है एक वेक्टर ऐसा है एक वेक्टर ऐसा, नहीं, सेम ऑर्डर में है, टेल टू हेड, then the resultant of these vector is shown by the third side of a triangle in opposite order। opposite order में है, थर्ड साइड जो है, थर्ड वेक्टर जो है वो opposite order में है, इसीलिए मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो थर्ड साइड है वो मुझे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर देगा a प्लस बी, इसी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर एडिशन। आइए आगे देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा, बस आपको यहाँ पे बने रहना है मेंटली और फिजिकली। जब भी नींद लगे तेज सांस लो, तेज छोड़ दो, एक बार करोगे 5 बार करोगे नींद गायब हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। थीटा, ये एंगल थीटा है, और यही थीटा एंगल क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि अगर मुझे किसी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना है, तो कुछ नहीं, उनकी डायरेक्शन के बीच में एंगल निकाल लो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन किधर है आगे, तो इसको आगे मैं एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर को, ये भी हम लोग पढ़े हैं, किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है, पैरेलली शिफ्ट करना है, इसको आगे शिफ्ट कर दिए तो इनके दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल बनेगा वही मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहलाएगा। ओके, तो ये मेरा जो थीटा एंगल है ये ए और बी के बीच का एंगल है, ये जो थीटा है ये क्या है, मेरा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, इतना समझ में आ गया। अब मैं पढ़ा था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा था अभी कि अगर मुझे बी को रिजोल्व करना है इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलोंग, तो थीटा के साथ वाला हो जाएगा मेरा बी कोस थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, फिर ये हो जाएगा मेरा बी साइन थीटा। इतना हम लोग पढ़े थे। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फिलहाल के लिए चलो ए बी सी नहीं लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको हम लोग पी क्यू आर ले लेते हैं। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, तो मेरा पी क्यू आर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो कुछ ऐसा बनने वाला है, ये मेरा P है, ये Q है, ये R है, ये मेरा हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका A, तो ये हो जाएगा मेरा A प्लस बी कोस थीटा, ये हो जाएगा मेरा B साइन थीटा, और ये हो जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ R, जो कि मेरा रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड। अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे वेरी इजीली मैं R की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ R का जो वैल्यू होने वाला है, मेरा रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है, वो होने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हम सबको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये हम सबको डायरेक्ट याद होना अनिवार्य है। ओके गुरुजी, तो यहाँ पे ये अल्फा हो गया। अब इस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार आप लोग देखेंगे, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, जेईई मेंस में आया हुआ है
कि अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर ये अल्फा है, ये बी साइन थीटा है, ये ए प्लस बी कोस थीटा है, तो यहाँ पे टेन अल्फा कितना हो जाएगा? टेन अल्फा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये अल्फा है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। और इसको भी मुझे डायरेक्ट याद रखना है, इसको भी मुझे क्या करना है? डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया मैग्नीट्यूड और ये मेरा हो गया उसका डायरेक्शन। ये आपसे पूछेंगे किसी एक वेक्टर से इसका डायरेक्शन बताओ, तो ये आपको ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, कभी कभार आपसे a माइनस बी वैक्टर पूछ लिया जाता है। a माइनस बी का मतलब क्या है? देखो, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक चीज पढ़ा था कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? आई थिंक आप सबको याद होगा, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है, इसका अगर मुझे नेगेटिव ऑफ वेक्टर लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। बस एक माइनस आगे लगा देना है। अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड ए बराबर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा दो ये। तो मोड के अंदर अगर माइनस हो तो हम सब पढ़े हैं कि वो पॉजिटिव हो जाता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ से आ जाएगा आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ये एल कर दो या आर कर दो, कुछ नहीं, अभी दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो मैं बोलूँगा कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, बट मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा ए वेक्टर था, ये मेरा बी वेक्टर था। अब अगर मुझे माइनस बी वेक्टर अगर चाहिए, अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा? इसी वेक्टर का इधर एक मिरर इमेज बना दूंगा, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। वही मैंने कर दिया, यहाँ पे माइनस बी वेक्टर को ड्रॉ किया हुआ है। अब अगर यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन होगा, कोई ए वेक्टर है, ये मेरा माइनस बी वेक्टर है, देखो टेल टू हेड, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, माइनस बी वेक्टर। अब अगर मैं एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट ऑर्डर में एक वेक्टर को अगर ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। तो यहाँ पे मैंने पढ़ा था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वही यहाँ लिखा है। अरे हाँ या ना, इतना समझ में आया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है? कुछ नहीं करना है, इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है। अब अगर देखो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। ये जो थीटा है ये क्या कहलाएगा? वेक्टर बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन मेरा ए और माइनस बी के बीच में क्या कहलाएगा? देखिए, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ ए वेक्टर को, तो ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये थीटा डैश लिख देता हूँ मैं, ये क्या होगा? इसको या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 180, क्योंकि ये पूरा 180 है, 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल। अब मैं यहाँ पे अगर आपका रिजल्टेंट लिखने जाऊँ, इसको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट अगर लिखने जाऊँ तो वो हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा डैश। यहाँ पे थीटा नहीं लिखना, यहाँ पे थीटा नहीं लिखना, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर दोनों ही सेम है, अभी हम लोगों ने देखा था। लेकिन थीटा अलग है, ए और बी के बीच में थीटा था, ए और माइनस बी के बीच में थीटा डैश था। यहाँ पे मैं लिखूंगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखो
यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेता हूँ, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे जब इसको 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab कोस थीटा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ये मेरा हो जाएगा आर वेक्टर। तो हम लोगों ने बड़े ही सरल तरीके से a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब एक चीज़ और है, हम लोगों ने इधर पढ़ा था कि इस रिजल्टेंट का a वेक्टर से डायरेक्शन, क्या मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, इस रिजल्टेंट का a वेक्टर से डायरेक्शन जरूर लिख सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। टेन अल्फा इज इक्वल टू, देखो कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे पूरा ड्रॉ नहीं करना है। मैंने देखा, इसको देख के लिखते हैं, मैंने देखा जो जिससे पूछा है एंगल, उसे छोड़ के जो दूसरा वेक्टर है उसका साइन और कोस हो रहा है, मैं यहाँ भी वही करूँगा, ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा डैश, लिखूंगा यहाँ पे थीटा नहीं लिखूंगा क्योंकि a और माइनस बी के बीच का एंगल थीटा डैश है। यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये वही हो जाएगा माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा मेरा कोस थीटा डैश, ये हो जाएगा मेरा डायरेक्शन, हाँ या ना। जो भी थीटा आपका रहे आप 180 माइनस थीटा करके ये डालो, या डायरेक्ट थीटा डैश निकाल के डालो, लेकिन इससे आपका डायरेक्शन आ जाएगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके जेईई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सिमिलर वैसे ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टू वेक्टर्स a वेक्टर and b वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर एट एंगल 120 डिग्री विथ ईच अदर, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a वेक्टर एंड a माइनस b वेक्टर इज। वही पूछा है हम लोगों से बच्चों, यहाँ पे अल्फा पूछा है। देखो ये बोला है a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल 120 है, तो a और b के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, a और b के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये बोला है कि a वेक्टर और a माइनस b के बीच का एंगल बताओ। अब ये अगर b वेक्टर था तो अगर ये मेरा b वेक्टर था, एक मिनट बच्चों इसको चार्ज लगा देता हूँ। ओके, तो ये अगर मेरा b वेक्टर था तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, अरे हाँ या ना। और ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये मेरा ए वेक्टर ये है, ठीक है, तभी ना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। ओके, तो ये मेरा माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं है अब। और मेरे से पूछा है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा मेरे से पूछा है, ठीक है। तो ये वैसा ही है जिसे हम लोगों ने अभी देखा था, ये अल्फ़ा ए वेक्टर और ए माइनस बी के बीच का एंगल। तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिखेंगे टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड तो बी ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा डैश, ये हो गया मेरा थीटा डैश। ओके, तो मेरा हो जाएगा साइन 120 डिग्री, थीटा डैश कितना हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कोस 120 डिग्री, हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा थीटा डैश 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा मेरा 120 डिग्री। हम लोगों ने देखा था कि थीटा डैश यहाँ पे हम लोगों को डालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा b, और साइन 120 डिग्री, देखो अगर साइन
90 प्लस थीटा अगर लिखता हूँ तो ये हो जाता है मेरा कोस थीटा, और अगर मैं कोस 90 प्लस थीटा लिखता हूँ तो ये हो जाता है मेरा माइनस का साइन थीटा। ये बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े हुए, तो इसको ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं आई थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा बी साइन 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा कोस 30। अरे 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना, हाँ या ना, लिख सकता हूँ, इसे भी वही लिखूंगा, वही किया यहाँ पे, कोस थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा ना लिख के कोस 30 हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री है, ये 30 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और बी साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बेसिक कैलकुलेशन है, अब कुछ नहीं बचा। यहाँ पे आपका आ जाएगा कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो ये बी, और ये हो जाएगा मेरा √3/2, और ये हो जाएगा मेरा ए माइनस बी साइन 30 की वैल्यू 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ बी √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 2 एक यहाँ आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 2a माइनस बी, हाँ या ना। ठीक है, तो अब मेरा जो अल्फ़ा आएगा वो आएगा टेन इनवर्स √3b अपॉन 2a माइनस बी, ये आने वाला है, ये मेरी वैल्यू आने वाली है, हाँ या ना, ये मेरी वैल्यू आने वाली है, और यही मेरा क्या है बच्चों आंसर, यही मेरा क्या है आंसर। आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी आई थिंक इसमें, कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, और ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि थीटा और थीटा डैश का क्या लोचा है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि मुझे एक से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है, अभी मैंने आपको बोला कोई ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, आपने फटाफट से इसको ए प्लस बी वेक्टर यहाँ पे मेरे को निकाल के दे दिया, हाँ या ना, दिया था कि नहीं दिया था। अगर मैं आपको अब बोलूँ कि मेरे पास तो नहीं भैया ए बी सी डी ई एफ बहुत सारे वेक्टर्स हैं, हालांकि पॉलीगन लॉ में हम लोग देखेंगे, लेकिन लेकिन क्या मैं नॉर्मली भी उनको ऐड कर सकता हूँ? यस, कर सकते हैं। अगर ये मेरा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और अगर ये मेरा a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है, तो मैं यहाँ भी वैसे ही करूँगा, जितने वेक्टर्स लिखना है लिख दो, जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा है वैसा ही यहाँ पे भी करने वाले हैं, कुछ चीज़ें बदलने नहीं वाली है। ठीक है, a वेक्टर को लिखा टेल टू हेड, b वेक्टर को लिखा टेल टू हेड, c वेक्टर को लिखा टेल टू हेड, अगर d होता तो उसे भी टेल टू हेड लिख देते। अब जो मेरा फर्स्ट वेक्टर है उसके टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाना है, वही मेरा क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे r वेक्टर को लिखूँ तो ये हो जाएगा मेरा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, कुछ ऐसा यहाँ पे होने वाला है। अब मैं यहाँ पे इसके रिजल्टेंट की बात भी कर सकता हूँ, फिर से वही रिजोल्व कर सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही यहाँ पे इसमें देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हालांकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वेलोसिटी ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल इस चैप्टर के लिए हम लोग को इतना ही इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते कैसे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, जितने भी टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हो गया, पूरा हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के नेक्स्ट चैप्टर की नींव रखी जा रही है। ठीक है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मेरे पास अगर यहाँ पे वही मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूँ एक्स वाई एंड जेड, मेरे पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि ये यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 था, और यहाँ पे इसका x2 y2 और z2 इसके कोऑर्डिनेट्स है। इतना हम लोगों ने वहाँ देखा है कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे
अगर मैं इसको ए टू बी अगर मिला देता हूँ, इसको अगर बच्चों ए टू बी अगर इसको मैं मिला देता हूँ, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, ये मेरा फाइनल पॉइंट था। जब इस इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ, इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ और मैं ए से बी जा रहा हूँ, क्योंकि फाइनल पे मेरा टेल ये हेड होना चाहिए, फाइनल पे मेरा हेड होना चाहिए, इनिशियल पे मेरा टेल होना चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर सकता हूँ, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर सकता हूँ जिसको मैं बोलूँगा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। अब अगर मैं आपको बोलूँ कोई एक पार्टिकल है, पहले ए पॉइंट पे था, पहले ए पॉइंट पे था, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि मैं यहाँ पे था, पहले मैं 3 मीटर चला यहाँ पहुँच गया, पहले मैं यहाँ पे था 3 मीटर चला बी पे पहुँच गया, तो आप क्या बोलोगे? आप 3 मीटर चले हो, यही बोलोगे। कैसे बताया आपने 3 मीटर चला, कैसे बताया? अगर मैं यहाँ बोलूँ ये 0,0 ओरिजिन था, तो आप यहाँ बोलोगे कि ये 3,0 है। अब यहाँ पे आप 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो बोलेंगे कि नहीं भैया आप 3 मीटर चले हो। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे अगर ऐसे बोलूँ, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, हम लोग इसको सेपरेटली देख लेते हैं, कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि मेरे पास, मैं यहाँ पे था 3,4 पे, या फिर 3,0 ले लो अभी, ठीक है, और यहाँ पे पहुँच गया 6,0 पे, मतलब केवल मैं एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा हूँ, वाई और जेड को मैं ले ही नहीं रहा हूँ, एक्स एक्सिस में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कुल कितना चला, तो आप क्या करोगे? 6 माइनस 3 करोगे, 3 मीटर में चला, यही बोलोगे। फाइनल माइनस इनिशियल आप लोग कर रहे हैं, यही हम लोग यहाँ करने वाले हैं। किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके हेड माइनस टेल करने वाला हूँ, हेड माइनस टेल करने वाला हूँ। अब बच्चों हेड माइनस टेल जब हम लोग करेंगे, ये कुछ ऐसे वेक्टर थे, अब आपको अब कुछ चमका होगा, कुछ चमका होगा, कुछ तो चमका होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट ए पॉइंट यहाँ पे है, ये उसका क्या हो जाएगा? अगर ये ओरिजिन है तो ओ ए वेक्टर उसका क्या हो जाएगा? उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, हाँ या ना? ये आपको मैं बताया हूँ कि इसका पोजीशन वेक्टर अगर लिखना है तो ओ ए वेक्टर होगा, इसी को हम लोगों ने आर वेक्टर लिखा था, हाँ या ना? इतना आपको याद आया होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। वैसा ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये अगर ओ पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, तो ये मेरा ओ ए वेक्टर हो गया, ये मेरा ओ बी वेक्टर हो गया, और ये मेरा ए बी वेक्टर हो गया। अब अगर मैं बोलूँ ये ओ ए वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, अरे ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन टाइप दिख रहा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के जैसा दिख रहा है। देखिए ध्यान से, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर and third side in opposite order, then third side will be resultant of that two vectors. तो OB OA वेक्टर प्लस D वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। अब यहाँ से मैं बच्चों लिखूंगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और यही मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा हेड माइनस टेल हो जाएगा, हाँ या ना? मजा आ गया, मजा आ गया सर। तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों हो जाएगा। पूरा समझ में आया? कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, सब समझ में आया। अब मैं यहाँ पे डी वेक्टर को बड़े ही आराम से लिख सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मेरा ओ ए वेक्टर अगर मैं बोलूँगा तो कैसे लिखोगे? आप सीख चुके हो, आप मेरे बोलने से पहले आप लिख चुके होंगे कि मेरा जो ओ ए वेक्टर है वो होने वाला है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, एंड ओ बी वेक्टर जो है वो होने वाला है, ये 1 1 लगा लो यहाँ पे, और ये होने वाला है x2i के प्लस y2j के प्लस z2 के होने वाला है। तो यहाँ से मैं जब d वेक्टर को लिखूंगा तो वो हो जाएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा x2, ये अच्छा i कैप को एक जगह ले आएंगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 के केप, हाँ या ना?
हाँ या ना? बहुत इजी हो गया, अब तो बहुत इजी हो गया। ये तो बस कैलकुलेशन था, समझने वाला पार्ट तो यहाँ तक था। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो गए। आपका पोजीशन वेक्टर यहाँ यूज़ हो गया, वेक्टर एडिशन यूज़ हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज़ हो गया, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बोलता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज r1 वेक्टर, और r1 वेक्टर कुछ ऐसा है। एट t बराबर 3 सेकेंड इज r2 वेक्टर, और r2 वेक्टर मेरा ऐसा है। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड। अब यहाँ पे सिमिलर कंडीशन दी हुई है, सिमिलर कंडीशन दी हुई है। मेरा कोई पॉइंट ए पॉइंट था, कोई पॉइंट ए पॉइंट था जिसका जिसका वेक्टर था 3i केप प्लस 4j केप माइनस k केप। ये यहाँ पे t बराबर 1 सेकेंड पे था बच्चों। ये पार्टिकल यहाँ से चला बी पॉइंट पे पहुँच गया। अब इसको मैं लिख दिया 3i केप प्लस 36j केप माइनस 27k केप। ये कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा हम लोगों ने यहाँ पे XYZ X2 Y2 Z2 किया था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t बराबर 1 टू t बराबर 3 सेकेंड। तो t बराबर 1 टू t बराबर 3 सेकेंड पे अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैं निकालूंगा तो हो जाएगा मेरा ए बी वेक्टर, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये मेरा बहुत इजीली मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस Z2 माइनस Z1 के। हाँ या ना? ये होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे x2 क्या है? x2 मेरा 3 है, x1 मेरा 3 है, तो ये मैं लिख दूंगा 3 माइनस 3 आई के प्लस y2 क्या है? अच्छा, जो y2 x2 Z2 ये मेरा फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स है, और 1 जो है वो इनिशियल के है। यहाँ पे 36 है, ये 4 है, मैं लिखूंगा 36 माइनस 4 जे के प्लस ये मेरा माइनस 27 है माइनस, और ये मेरा माइनस 1 है, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा के। ठीक है, ये तो मेरा हो गया 0 आई के प्लस ये मेरा हो जाएगा 32 जे के, ये मेरा हो जाएगा माइनस का 26 के। तो यहाँ से मेरा ए बी वेक्टर जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आ जाएगा 32 आई के माइनस 26 के। हाँ यार, हाँ यार, मज़ा आ गया, आंसर आ गया सर, और स्वाद भी आ गया, राइट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग सीख लिए, हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना तो सीख गए। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स 4 मीटर ड्यू वेस्ट, 3 मीटर ड्यू साउथ, फाइनली 12 मीटर वर्टिकली अप। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल आर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, वेक्टर नहीं पूछा है। लेकिन 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 यहाँ पे मुझे आई के जे के ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा सर। यहाँ पे कुछ वेस्ट दिया है, साउथ दिया है, वर्टिकली अप दिया है, तो कुछ तो लोचा है, कुछ तो बच्चों लोचा है। आइए देखते हैं कैसा है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जब डायरेक्शन में वहाँ पे पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। कहाँ गया? ठीक है, तो मैंने आपको उस टाइम पे कुछ ऐसा बताया था कि ये मेरा ईस्ट होता है, ये मेरा वेस्ट होता है, ये मेरा नॉर्थ होता है, ये मेरा साउथ होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ ये ऊपर नहीं है, जो ऊपर जो दिख रहा है ना ये ऊपर नहीं है, इसीलिए तो वर्टिकली अब दिया है। ऐसे क्वेश्चंस को आप डील करेंगे जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ रहे होंगे, जब रेन मैन की जब प्रॉब्लम्स पढ़ रहे होंगे, तब ऊपर से बारिश हो रही होगी और ऊपर नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ इधर है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात हो रही है, ये जो बात हो रही है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है, और जो आपका वर्टिकली अप है ये ऊपर की तरफ है, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया ताकि आपको आगे आने वाली कोई भी प्रॉब्लम अटके ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा सिनारियो बनने वाला है, कुछ ऐसा सिनारियो बनने वाला है
कि ये हमारे चिंटू है जो कि यहाँ से वेस्ट की तरफ, अब यहाँ पे वेस्ट कौन सा हो गया, ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये मेरा साउथ हो गया, मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया। धागे खोल दिए सर, धागे खोल दिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम तो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड समझते थे, आपने तो कुछ और ही बता दिया। राइट, ऐसी फीलिंग आ रही है। आगे देखिए, मजा आ जाएगा। आगे देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये मेरा चिंटू यहाँ से 3 मीटर चलता है, 3 मीटर ये चलता है साउथ में। यहाँ पे साउथ इधर है, पहले चलता है 3 मीटर वेस्ट में, वेस्ट इधर है। ये यहाँ तक आता है 3 मीटर, 3 मीटर ये कुछ ऐसे आता है। अब ये इधर में फिर से कितना चलता है, नहीं नहीं सॉरी, ये 4 हो गया, ये आपका 4 करिए। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये आपका 4 है, और ये आपका 3 हुआ। ये आपका 3 मीटर है। ये यहाँ चलता है, पहले यहाँ आता है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 3 मीटर इधर आता है। अब यहाँ से ये क्या करता है, ये कुछ वर्टिकली अपवर्ड जाता है, ये कुछ वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ ऐसा है। हमारा चिंटू यहाँ पहुँच गया है, हमारा चिंटू यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ से चला और यहाँ पे कुछ ऐसा पहुँच गया है, और इधर जो चला ये 12 मीटर चला। ठीक है, तो कुछ सिनारियो ऐसा बनने वाला है। ये मेरा 4 है, ये मेरा 3 है, और अगर मेरे पास मैं बोलूँ कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 4 5 का ग्रुप बनता है, वैसे भी निकाल सकते हैं आप। ये अगर आपका हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 25, ये आ जाएगा आपका h इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 5 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मेरा निकल के आया, ये 5 निकल के आया। अब ये जो है मेरा 12 मीटर है बच्चों, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 है, और ये 12 मीटर है। अब मेरे से पूछा है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है कि ये होगा या ये होगा या कुछ और होगा। तो मैंने आपको बोला था कि जब ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, मैंने आपको बताया था मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैं कितने भी वेक्टर्स जोड़ दूँ, कितने भी वेक्टर्स यहाँ पे मैं आपको जोड़ दूँ, लेकिन जो फाइनल जो लिखूंगा वो लिखूंगा पहले का टेल लास्ट का हेड, वैसा ही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा फाइनल मैग्नीट्यूड जो होने वाला है डिस्प्लेसमेंट का, वो ये होने वाला है, हाँ या ना, ये होने वाला है मेरा डिस्प्लेसमेंट का फाइनल मैग्नीट्यूड। इसका मैं हालांकि वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो d है उसको मैं लिखूँगा अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। पहले हम लोगों ने, यहाँ देखिए, हम लोगों ने 2 ट्रायंगल बनाए, एक ये 4 था, एक ये 3 था, यहाँ से मैं निकाल के लाया 5, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 हो गया। अब सेकंड जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, सेकंड वाला जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है, और यहाँ पे ये 12 है, ये 5 है, और ये जो है ये अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हाँ या ना, ये होने वाला है। तो ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25, और ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ ये 144 प्लस 25 हो जाएगा 549 426 एंड 169, और ये हो जाएगा मेरा 13 मीटर।
तो ये फाइनली मेरा डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। हाँ या ना, समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया कैसे मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला, अपवर्ड क्या होता है, नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, पूरा समझ में आ गया। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपके जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहाँ लिख देता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू कुछ भी लिख लेते हैं, सपोज ए। ठीक है, इफ magnitude of a plus b vector is equal to 2 times the magnitude of a minus b, then the angle between a and b will be, तो मेरे से बोला है बच्चों a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और a और b के बीच में एंगल पूछा है। बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था a प्लस b के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी के वेक्टर को क्या लिखते हैं, ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे मैं अब लिखूंगा कोस थीटा, ना कि कोस थीटा डैश, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप माइनस ले रहे हैं इट मीन्स जो थीटा एंगल है वो ए और बी के बीच में है, ना कि ए और माइनस बी के बीच में। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा ए, अब देखो ए और बी तो ए हो गया, तो यहाँ पे मेरा ये भी ए स्क्वायर प्लस इसको भी ए स्क्वायर लिखूंगा प्लस 2, ये ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कोस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा कोस थीटा। अब सारे ए स्क्वायर को एक तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, इधर से 4 प्लस 4 8, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, हाँ या ना, 8a स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो उधर में हो जाएगा माइनस का 8, ये 4 2 जा 8 a स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो माइनस ये कोस थीटा, और ये उधर जाएगा तो माइनस 2a स्क्वायर कोस थीटा। हाँ यार, इतना समझ में आ गया। यहाँ से आ जाएगा 6a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा माइनस का, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 10a स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस थीटा, a से a कैंसिल, माइनस से माइनस, और ये हो जाएगा मेरा 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा मेरा थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5। हाँ या ना, तो ये मेरा बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, हम लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चंस बहुत इजी है। ठीक है, सारे आपके जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर है जो कि हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। अब बच्चों एक और क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस सीरीज का, जो कि आपके जेईई एडवांस 2017 में आया हुआ है। तो देखिए क्या है, 3 वेक्टर्स P, Q एंड R एज शोन इन द फिगर, ये मेरा P पॉइंट है, ये मेरा Q पॉइंट है, और ये मेरा ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, और ये R वेक्टर है, ये मेरा S पॉइंट है। आगे देखिए, लेट S बी एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर R, इस R वेक्टर पे S कोई पॉइंट है और उस जिसका मैग्नीट्यूड है आपके P और S का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो दिया है B टाइम्स R वेक्टर। ठीक है, दी जनरल रिलेशन अमंग वेक्टर P, Q एंड S इज, ठीक है। देखिए, अब अगर आपने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर अच्छे से समझा है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर देंगे, इजीली सॉल्व कर देंगे, रटा नहीं है तो। देखिए, मेरे से बोला है कि P और S, अब अगर P और S कोई पॉइंट है और P और S के बीच की डिस्टेंस मुझे दिया है, यानी मैग्नीट्यूड दिया है BR वेक्टर, तो मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो S वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो S वेक्टर को, ठीक है अभी S वेक्टर को नहीं देखते हैं, अभी हम लोग S वेक्टर पे नहीं जाते हैं, अभी हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यहाँ पे देखते हैं। तो बच्चों ये ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास,
एक ये ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, ये मेरा O पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा P पॉइंट है, ना कि ये पॉइंट है, ये मेरा S पॉइंट है। ठीक है, अब एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। अब मैं अगर यहाँ पे पी एस वेक्टर को अगर डिफाइन करूँगा, पी एस वेक्टर को अगर डिफाइन करूँगा तो मेरा मैग्नीट्यूड तो हो गया p इंटू आर वेक्टर। और अगर अब मैं इसको डायरेक्शन वाइज लिखूँ तो डायरेक्शन क्या होने वाला है, आर कैप, क्योंकि आर की डायरेक्शन में है तो यहाँ पे मैं इसको आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और हमें पता है कि b इंटू आर वेक्टर, और आर कैप को मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। हाँ या ना, किसी भी यूनिट वेक्टर को ऐसे डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा b इंटू आर वेक्टर, b टाइम्स आर वेक्टर। अब अगर मैं यहाँ से इस ट्रायंगल से देखूँ तो ये हो जाएगा मेरा ओ पी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर। मेरा ओ पी वेक्टर क्या है, ओ पी वेक्टर है मेरा p वेक्टर, यहाँ से देख सकते हैं p वेक्टर। मेरा पी एस वेक्टर क्या है, ये हो गया मेरा, यहाँ से देख सकते हैं पी एस वेक्टर मेरा क्या आ गया, पी एस वेक्टर क्या आ गया मेरा, बी आर वेक्टर है। पी एस वेक्टर क्या है बच्चों, पूरा चला गया है, ठीक है, हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पी एस वेक्टर को डिफाइन किया था b इंटू आर वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे ये O पॉइंट है, यहाँ से मैं लिख रहा था ओ पी वेक्टर, ये P पॉइंट है, ये मेरा S पॉइंट है और ये मेरा Q पॉइंट है। ओ पी वेक्टर इज इक्वल प्लस पी एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर, ये मैं यहाँ पे लिख रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा ओ पी वेक्टर क्या है, P वेक्टर, ये P वेक्टर है, प्लस पी एस वेक्टर क्या है, बी आर वेक्टर, ये बी आर वेक्टर है, और ओ एस वेक्टर मेरा एस वेक्टर है, ओ टू एस ये मेरा रिजल्टेंट है, तो ये मेरा एस वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से बच्चों, यहाँ से मैं यहाँ अगर देखो रिलेशन पूछा मुझे पी क्यू और एस में, मतलब आर नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं आर वेक्टर को लिखूंगा एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर अपॉन बी, और इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब नेक्स्ट ट्रायंगल में चलते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, नेक्स्ट ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ये हो गया मेरा नेक्स्ट ट्रायंगल, मेरा कुछ तो ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये मेरा S है, ये O है, ये Q है। ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है। अब अगर ये मेरा बी आर वेक्टर था तो S और Q क्या हो जाएगा, S और Q मेरा क्या हो जाएगा, पूरा क्या था, आर वेक्टर। तो मैं ये बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ये आर वेक्टर माइनस बी आर वेक्टर होने वाला है, या फिर मैं इसको लिखूँगा एस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाई, या फिर इसको पूरा ऐसा लिख लीजिए, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई आर वेक्टर। हाँ या ना, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरा कुछ ऐसा था, ये मेरा O था, मेरा S था और ये मेरा Q था। ये मेरा एस क्यू वेक्टर हो गया, ये एस वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है और ये मेरा 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई आर वेक्टर है। अब मैं इसमें फिर से वही लिखूंगा, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, थर्ड साइड इज द ऑपोजिट इन ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे क्यू वेक्टर को लिखूंगा जो कि रिजल्टेंट है इन दोनों का, एस वेक्टर प्लस 1 माइनस बी इंटू आर वेक्टर, और यहाँ से बच्चों मैं आर वेक्टर को यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो ये देखिएगा क्या आने वाला है, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, थोड़ा सा लेंदी है, एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेंदी है लेकिन ईजी है, जो कि आपको पूरा वेक्टर एडिशन सिखाता है। तो यहाँ पे मैं आपको 1 माइनस बी और आर वेक्टर की जगह मैं लिखूंगा एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी, यही है, यही है।
तो यहाँ से मैं आपका Q जो है वो आ जाएगा S वेक्टर, और ये B को इधर लेके चले जाओ तो ये B का इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू नहीं आएगा, प्लस आएगा, ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस बी, और ये आ जाएगा आपका S वेक्टर माइनस P वेक्टर। हाँ या ना? अब इसको पूरा खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, PQ वेक्टर इज इक्वल टू BS वेक्टर प्लस यहाँ से ये आ जाएगा आपका S वेक्टर माइनस P वेक्टर, और ये जब B से माइनस B से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का BS वेक्टर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका BP वेक्टर। हाँ या ना? ये BS से तो BS कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये आ जाएगा आपका BQ वेक्टर इज इक्वल टू S वेक्टर, और ये P और P ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा आपका प्लस P वेक्टर, और ये आ जाएगा B माइनस 1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा S वेक्टर इज इक्वल टू BQ वेक्टर, और ये यहाँ पे जब इधर जाएगा तो 1 माइनस बी हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का P वेक्टर 1 माइनस बी, और यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। यही आपका एक ऑप्शन में दिया था, इसी को टिक करना था। ओके राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड मेथड। अभी हम लोगों ने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो यहाँ पे भी मेरा ए वेक्टर है, अब अगर मैं इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूं, हालांकि ये दोनों साइड पैरेलल है इसीलिए पैरेललोग्राम है, तो मैं इसको भी बी वेक्टर बोलूंगा, हाँ या ना? और जो थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल है वही मेरा रिजल्टेंट होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे भी वही किया हुआ है कि क्या हुआ, जो हमारा बी वेक्टर था उसको हम शिफ्ट करके इस साइड ले आए, इस साइड ले आए, तो हमारा जो डायगोनल जो था पैरेललोग्राम का वही मेरा रिजल्टेंट हो गया। डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, when two vectors are kept along the two adjacent side of a parallelogram co-initially, सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है, दो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, then the resultant of these two vectors are shown by the diagonal of parallelogram, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ है वही इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। हाँ है ना? सिमिलर वैसे ही है जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, बस उसी का एक नया रूप मान लीजिए, कहीं ना कहीं हम लोग इसको भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो बच्चों इसको मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए प्लस बी वेक्टर को मैं अगर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिखूंगा तो वही होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि रिजल्टेंट मेरा होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर मैं इसको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिखता तो भी वही रिजल्टेंट आता, तो हम लोग को ये याद रखना है। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब क्या है? अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करूं, या फिर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करूं, आंसर मेरा सेम रहने वाला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। बच्चों अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर ले लिए जाए, दो वेक्टर अगर ले लिए जाए, उनको कैसे भी आप जोड़ दीजिए, कैसे भी जोड़ दीजिए, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए, उनको कैसे भी आप लगा दीजिए, नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो थर्ड पॉइंट भी हम लोगों ने देख लिया। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है बच्चों? इफ वेक्टर्स आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट। 3 कोप्लेनर, 3 कोप्लेनर का मतलब क्या है? 3 कोप्लेनर का मतलब होने वाला है बच्चों कि ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन में, तीनों वेक्टर आपके जो है वो सेम प्लेन में, सेम प्लेन का मतलब होता है ये तीनों वेक्टर जो है, तीन वेक्टर हालांकि यहाँ पकड़ नहीं पा रहे हैं, तीन वेक्टर जो है, लेकिन आप थोड़ा समझिए कि तीनों वेक्टर जो है वो सेम प्लेन में, ये हो गया आपका कोप्लेनर। तो कोप्लेनर जब होता है तो क्या होगा? इधर देख लीजिए, अगर मैं दो वेक्टर को ऐसे लगा दूं, दो वेक्टर को ऐसे लगा दूं और उसका यहाँ से रिजल्टेंट निकाल लूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है, और थर्ड वेक्टर को बच्चों, थर्ड वेक्टर को मैं इसके इस रिजल्टेंट के जस्ट ऑपोजिट लगा दूं
और जो थर्ड वेक्टर जो सी वेक्टर होगा उसको मैं आर वेक्टर के बराबर अगर कर दूं तो ये यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट आएगा, नेट रिजल्टेंट जो आएगा, नेट आर वेक्टर जो आएगा वो मेरा 0 आ सकता है। तो ये पॉइंट यही बोल रहा है कि मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर चाहिए अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो उनके नेट मैग्नीट्यूड को 0 करने के लिए, हाँ या ना। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आज हम लोगों ने जो सीखा है, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये आपको पूरी फिजिक्स में काम आने वाला है। तो इनको अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू।